नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ तमाम कंटेंट लाता रहता हूं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में। देखिए, वैसे तो कंपनी लॉ का जो सिलेबस है, मैंने ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर के दरमियान, लास्ट ईयर के दरमियान 2024 में आप सभी को पढ़ाया था। लेकिन कुछ-कुछ चीजें बदलती है, हर साल बदलती है, पढ़ाने का तरीका बदलता है। दैट्स व्हाई हमने जो कल परसों में आपके लिए कंपनी लॉ का सिलेबस अपलोड किया गया था, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपने कंपनी लॉ के लेटेस्ट सिलेबस को इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कंपनी लॉ करीब-करीब आपके सेमेस्टर सेकंड में भी पढ़ाया जाता है और कंपनी लॉ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अगर कॉमर्स ग्रेजुएट है आप लोग या कॉमर्स ग्रेजुएशन में आप लोगों का दाखिला है। तो हम इंट्रोडक्शन आज देखने वाले हैं कंपनी लॉ के अंदर। हम बेसिकली बात करेंगे कंपनी का क्या मीनिंग होता है, कंपनी की फाउंडेशन, एग्जैक्टली कंपनी की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। और आज हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। असल में करीब 9 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, उनको भी हम लोग समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या रहने वाला है अपना कंपनी लॉ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉ पे आने से पहले हमारा पहला टारगेट रहता है कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी लॉ अगर आप लोग देखेंगे, अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे, तो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, यहाँ पे 2 अलग-अलग टर्म है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है हमारे पास कंपनी प्लस में लॉ। लॉ को भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हमारा फोकस रहेगा कंपनी टर्म के ऊपर। ये जो कंपनी शब्द है, कंपनी वर्ड है, उसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, ताकि उसकी क्या बाउंडेशन क्या रहने वाली है, लिमिटेशंस क्या रहने वाली है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, डेफिनेशन क्या रहने वाली है। तमाम बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो ही आप उसके ऊपर लॉ को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआती तो डेफिनेशन लेके चलते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आज हम बात करेंगे कंपनी की। ठीक है, देखिए, कंपनी असल में अगर लॉ की दृष्टि से बात करें, अगर कानूनी तौर पे देखें, तो कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसको रजिस्टर कराया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर। अब आप लोग कहेंगे सर कुछ नहीं समझ में आया, क्या डेफिनेशन है? थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए, लिखा क्या हुआ है। असल में आपका कंपनी एक लीगल एंटिटी है। लीगल का मतलब कानूनी, इसको मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो आपका कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो फॉर्म की जाती है। कि इसको कौन फॉर्म करते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये एक आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहने वाला है। यानी कि कंपनी अपने आप में एक ऐसी लीगल एंटिटी होती है जिसको फॉर्म करने वाले लोग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं या एसोसिएशन ऑफ पीपल होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हो आप लोग, या फिर दूसरा आप लोग शब्द क्या लिख सकते हो, आप लोग यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन लिख सकते हो। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। आपकी कंपनी की डेफिनेशन में क्या आता है, एक लीगल एंटिटी जिसकी फॉर्मेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन करते हैं, या आप लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करते हैं। अच्छा, कंपनी का अपना एक पर्पस होता है, क्या है उसका एक टारगेट होता है, गोल होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, टू एंगेज, क्या करने के लिए, एंगेज इन एन ऑपरेट, यानी कि क्या करने के लिए, एंगेज करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए एक बिजनेस या फिर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कोई भी आपको बिजनेस ऑपरेट करना है या कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को क्या करना है, ऑपरेट करना है, उसके अंदर एंगेज करना है। तो दीज आर 2 टर्म्स जिनका कॉम्बिनेशन आपको किसकी डेफिनेशन देता है, कंपनी की डेफिनेशन देता है। असल में कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होती है, या फिर कंपनी इज ए लीगल एंटिटी formed by the group of individual to engage in and operate a business, commercial and industrial enterprises is called the company। इसको क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। बेहद आसान सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चले और थोड़ा देखें। कंपनी रिप्रेजेंट एसोसिएशन फॉर्म्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस फॉर ए प्रॉफिट और टू ए प्रमोट एन आर्ट, साइंस, एजुकेशन और सम चैरिटेबल पर्पस। यानी कि इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। कंपनी रिप्रेजेंट करती है, असल में कंपनी रिप्रेजेंट करती है एसोसिएशन फॉर्म्ड, यानी कि जो एसोसिएशन बनाई गई है किसको कैरी करने के लिए, किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए या फिर कोई प्रॉफिट के
के लिए कोई बिजनेस बनाया है, या अगर आप किसी आर्ट को, किसी साइंस को या किसी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, या कोई भी चैरिटेबल पर्पज है उसके लिए। क्लियर? यानी कि आपका जो कंपनी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एसोसिएशन जो फॉर्म की गई है कोई भी बिजनेस को कैरी करने के लिए, जो प्रॉफिट मोटिव से बनाया गया है, या जो नॉन प्रॉफिट एनपीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको कैरी करने के लिए, या किसी भी आर्ट को, साइंस को या एजुकेशन चीज को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंपनी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। क्लियर? अब थोड़ा आगे समझिए, थोड़ा आगे चलते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 20 कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है। आपका जो कंपनीज एक्ट है ना 2013 में आया था, जो अभी के लिए वैलिड है। अभी सारी चीजें किसके हिसाब से ऑपरेट हो रही हैं? आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपकी क्या हो रही है? ऑपरेट हो रही है। क्लियर है? इसमें अमेंडमेंट भी होते रहे हैं, लगातार बदलाव भी होते रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग देखेंगे कंपनी, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे आपका एक कंपनीज एक्ट आया था 1956 में। क्लियर? उससे पहले अगर आप लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1913 भी लिखा हुआ है, 1882 भी लिखा हुआ है और 1866 भी लिखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले 1882, 1866, 1913, 1956 और फिर क्या आया आपका 2013। तो ये सारे एक्ट थे, ये सारे क्या थे? एक्ट थे। फाउंडेशनल बातें हैं, पीछे से बातें चलती आ रही हैं कि असल में कंपनीज एक्ट कहां से निकल के आया। क्लियर? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेकंड सेक्शन और सब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? सॉरी 20, सेक्शन 2 और सब पॉइंट नंबर 20 ये कहता है कि कोई भी कंपनी की जब आप लोग फॉर्मेशन करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा इस शब्द को ध्यान से समझ लीजिए। जब भी मैं आपसे कहता हूं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल टर्म्स में बात करोगे, इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब जर्नल लैंग्वेज में क्या होता है? आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना? तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन आपका कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हो या फिर आपका कोई प्रीवियस लॉ। जैसे आप लोग कंपनीज एक्ट 1956 की बात कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट 1913, 1882, 1866 की बात कर सकते हैं। ये सिंपल लॉ कहता है। क्लियर? कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जिसकी फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है, ये हमने यहाँ पे बात की। ठीक है? जिसका मेन पर्पस होता है किसी भी बिजनेस या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को ऑपरेट करना। ठीक है? और यहाँ पे क्या बात निकल के आई कि ये जो आपका जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन आपका कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हो या जितने भी प्रीवियस एक्ट और लॉ आए हैं उनमें से किसी एक के अंडर रजिस्ट्रेशन हो। अगर होगा तो क्या कहलाएगी? वो कंपनी कहलाएगी। और ये आपकी जो डेफिनेशन है, ये जो आपकी सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 20 के अंदर मेंशन की गई है। तो बहुत आसान सी, सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमने करीब करीब ये बात समझने की कोशिश की है कि आपकी कंपनी का क्या मीनिंग रहता है। अभी लो जब समझेंगे ना तो सारे पॉइंट्स आएंगे कि आपका इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है। उस टाइम पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको समझ में आ गया इनकॉर्पोरेशन मींस किसी भी एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन। और अभी जो चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। क्लियर? तो बहुत बुनियादी बातें। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और चीजों को समझेंगे। कंपनी के बैकग्राउंड की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है ना? अभी हिस्ट्री क्या कहती है ध्यान से समझना। ये शायद कुछ ही टीचर हैं जो आपको कवर कराते हैं, हालांकि हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का जो लेवल है यूट्यूब के ऊपर या फिर अनदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना नहीं है। यानी कि इतनी अच्छे कंटेंट, अच्छे छोड़ दीजिए, कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी को डिटेल में, आप सभी के लिए एक रिसर्च कंटेंट लेके आऊं। ठीक है? तो दैट्स व्हाई कंपनी की डेफिनेशन को बच्चों समझने के बाद, उसके सेक्शन को समझने के बाद अब बात आती है कंपनी की। एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट आया कैसे? देखिए एक आपका कंपनीज बिल तैयार किया गया था 2011 में, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है? सबसे पहले एक कंपनीज बिल तैयार किया गया 2011। इसका नाम क्या था? कंपनीज बिल 2011। इसको पास किया लोकसभा में 18 दिसंबर को 2000। यहां पे सॉरी, कंपनीज बिल 2011 में आया था और इसको लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 में पास किया था। समझ में आई मेरी बात? कंपनीज बिल तैयार हुआ 2011 में, इसलिए इसका टाइटल क्या रखा गया? कंपनीज बिल 2011। इसको लोकसभा ने कब पास किया? आपका 18 दिसंबर 2012, अगली साल में। ठीक है? अच्छा, इसके बाद इसका राज्यसभा में कब आपका इंट्रोडक्शन हुआ?
इसका 8 अगस्त 2013 में, यानी कि और अगले साल 11 में बिल आया, 12 में लोकसभा में पास हुआ, 13 में राज्यसभा में पास हुआ। क्लियर? अब अच्छा, यहां पे ये जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 बन गया। अब 11 में बिल आया था क्योंकि इसको राज्यसभा से पास होने में कितना टाइम लग गया, 2013। डेट्स व्हाई इसका जो नाम रखा गया द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, इसको एनसीएंट मिला। एनसीएंट का मतलब परमिशन मिली, ठीक है ना, मेरी मतलब सहानुभूति मिली, या फिर मेरा एग्री मिला, मेरा जो एग्री है कि आई एम एग्री, ठीक है। जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पीएमओ, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सॉरी पीओआई, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 29 अगस्त 2013 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपना एसेंट दे दिया था। जिसके बाद ये फोर्स कब आया, ये आपका 30 अगस्त 2013 को आपका लागू हुआ, ठीक है ना, यानी कि आपका केम इनटू फोर्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केम इनटू फोर्स कब आया, ये 30 अगस्त 2013 में। जो आपका प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 29 अगस्त 2013 को इसने अपना एसेंट दे दिया था, ठीक है। तो ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कंपनीज बिल 2011 में तैयार हुआ, 18 दिसंबर 2012 में उसको लोकसभा से पास किया गया, और 8 अगस्त 2013 में उसको राज्यसभा से पास किया गया। उसके बाद जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट उसको मिला 29 अगस्त 2013 को, और ये लागू कब हुआ, केम इनटू फोर्स कब आया आपका, 30 अगस्त 2013 में, ठीक है। तो यहां से बना आपका कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग क्या कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो कंपनीज एक्ट 2013। इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको नोट करना है। 470 सेक्शंस रहने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आपके कंपनीज एक्ट के अंदर बच्चों कितने सेक्शन रहते हैं, 470 सेक्शन रहते हैं, 29 चैप्टर्स है जिसके अंदर, ठीक है ना, यानी कि 29 क्या है आपके चैप्टर्स है, और जिनके अंदर 7 शेड्यूल्स रहने वाले हैं, ठीक है ना, क्या रहने वाले हैं आपके शेड्यूल्स। तो ये आपकी तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपका 30 अगस्त 2013 में इंप्लीमेंटेशन के बाद आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 470 सेक्शंस हैं, उसके बाद 29 चैप्टर्स हैं, और आपके 7 शेड्यूल्स रहने वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में ही हम लोग इत्मीनान से धीरे धीरे चीजों को समझने वाले हैं। कंपनीज एक्ट 2013 रिपेल करता है। रिपेल किसको करता है, जो आपका पहले वाला कंपनीज एक्ट 1956 था। रिपेल का मतलब होता है निरस्त करना, ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, क्या मतलब होता है इसका, निरस्त करना, ठीक है। जो आपका पहले का एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956, इसका रिपेल कौन करता है, आपका रिपील करता है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये आपकी भूमिका थी, हिस्ट्री थी कि असल में आपका कंपनीज एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट जिसको आप लोग कहते हैं वो कैसे तैयार हुआ, बना कैसे, कंपनी लॉ बोल दीजिए या फिर कंपनीज एक्ट बोल दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी बेहद आसान सी डेफिनेशन थी, टर्मिनोलॉजी थी, करीब करीब मेरा मानना ये है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने कहा इसके सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 20 की बात की, इससे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन की बात की। तो यहां से करीब करीब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपकी कंपनीज एक्ट की क्या भूमिका रहती है। अच्छा, सबसे पहला जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दिया था कंपनीज के बारे में, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहली जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी थी कंपनी की, वो किसने दी थी, आपके लॉर्ड जस्टिस लिंडले, ठीक है ना। ये आप नाम याद रखिएगा, आपका क्या नाम है, आपका उनका नाम था लॉर्ड जस्टिस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है कि नहीं है, इसको थोड़ा आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, लिंडले, ठीक है ना। तो आपका लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने सबसे पहले किसकी डेफिनेशन दी थी, कंपनी की, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी थी। अच्छा, जब लॉर्ड जस्टिस लिंडले थे, उन्होंने जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी थी आपकी कंपनी की, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन किया था। बोला अगर आपकी कंपनी की ये डेफिनेशन रहेगी तभी वैलिड होगी अगर इनमें से ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कौन कौन से पॉइंट है जो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो आपके लिंडले के अकॉर्डिंग पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी कंपनी एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन होती है, यानी कंपनी इज ए एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन। और ये बात आप सभी को भी पता है कि कंपनी अपने आप में ही एसोसिएशन है, सच है ये बात, ये सही है, ठीक है ना। आगे देखिए, हु कंट्रीब्यूट मनी, यानी कि ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो मनी को कंट्रीब्यूट करेंगे या मनी की वर्थ की कोई चीज कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि या तो पैसे का कंट्रीब्यूशन देंगे या पैसे में खरीदी गई किसी चीज का कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है ना।
टू कॉमन स्टॉक, ठीक है ना, किसके लिए, एक कॉमन स्टॉक के लिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्या है, कंपनी इज ए एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन, लिंडले की बात कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट करेंगे मनी या मनी वर्थ को, किसके लिए, टू ए कॉमन स्टॉक। क्लियर। आगे देखिए, एम्प्लॉयड फॉर ए कॉमन पर्पज, जिसमें ये क्या करेंगे, एम्प्लॉयड करेंगे किसके लिए, एक कॉमन पर्पज के लिए, ठीक है। द कॉमन स्टॉक सो कंट्रीब्यूट इज डिनोटेड इन द मनी, ठीक है ना, जो कॉमन स्टॉक है उसको डिनोट किया जाएगा किसके टर्म में, मनी की टर्म में, एंड इट कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल ऑफ कंपनी, यानी कि जो पैसा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, कंपनी की कैपिटल बोली जाएगी। सिंपल, और यही डेफिनेशन होती है, बहुत सिंपल सी, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, द पर्सन हु कंट्रीब्यूट, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है उनको मेंबर बोला जाएगा, ठीक है ना, क्या बोला जाएगा, उनको मेंबर बोला जाएगा। और जिस प्रपोर्शन में उन्होंने ये अपने मनी को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया है या इन्वेस्ट किया है, उनको वो बन जाएगा उनका शेयर, ठीक है। और शेयर कैसे होंगे, ट्रांसफरेबल, ऑल्दो कुछ कंडीशंस रहेंगी उनकी, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हैं कि आपके जो लॉर्ड जस्टिस लिंडले थे, उन्होंने जो पहली बार कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी थी कंपनी की, उसमें कुछ पॉइंट रखे गए थे कि कंपनी आपका एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन रहेगा, जहां पे ये मनी या फिर मनी वर्थ में एक कॉमन स्टॉक के लिए वो कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयड करेंगे फॉर ए कॉमन पर्पज, और जो उनका कॉमन स्टॉक है उसको डिनोट किया जाएगा मनी की टर्म्स में, जो कंपनी के लिए कैपिटल बनेगा। और जो जो लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको मेंबर बोला जाएगा, जो उनका प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल रहेगा उसको शेयर बोला जाएगा। शेयर्स कैन बी ट्रांसफरेबल, ठीक है, बट उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ कंडीशंस थी, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कंपनी से रिलेटेड, और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जो भूमिका थी कंपनी की, जो बैकग्राउंड था, जो हिस्ट्री थी, जो इतिहास था, ठीक है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, देखिए वैसे तो अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं बच्चों, तो कुछ नो के आसपास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, नो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको डिटेल में लिखना पड़ता है। मैं हमेशा से आपको कहता हूं, जैसे अगर आप लोग बात करें, आपके यूनिट 5 होते हैं तो 5 ही क्वेश्चन आपको अपने आंसर करने होते हैं आपके आंसर शीट में। तो 5 क्वेश्चन में आपको कैसे आपको नंबर मिलेंगे, अगर आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स ऑफ कंपनी पूछा जाए और आप लोगों ने 9 पॉइंट लिख दिए, तो इधर आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग ज्यादा 8-10 की तो बात छोड़ ही दीजिए, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, यानी कि हर एक चीज का एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। आज का लेक्चर फाउंडेशन लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोल दीजिए या फिर फीचर बोल दीजिए किसी भी कंपनी की, ठीक है। तो पहली है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है आपकी कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब मैंने बताया था, या तो कंपनीज एक्ट 2013 या कोई प्रीवियस एक्ट के अंडर अगर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है तो बच्चों उसको क्या बोला जाता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से देखिए, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये क्या रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए थोड़ा आगे देखते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, किसकी बात हो रही है, आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी इनकॉर्पोरेटेड, इसको क्या किया जा सकता है, इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है अंडर द एक्ट, आइदर एज द प्राइवेट और ए पब्लिक कंपनी। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या तो आप लोग प्राइवेट कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, या फिर उसको पब्लिक कंपनी के अंदर क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपके इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको मिनिमम लोगों की जरूरत रहेगी, एक डेटा सेट किया हुआ। जैसे अगर आप लोग पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो मिनिमम 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, और ओपीसी बनाना चाहते हैं, 1 पर्सन कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और है, however an association of more than 10 person in the case of banking business, अगर आप लोग बैंकिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो ना 7 से काम चलेगा, ना 2 से, ना 1 से। कितने लोगों की जरूरत रहेगी, 10 लोगों की, एंड 20 इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस। और इनके अलावा जो बिजनेस अलग बच गए उसमें कितना चाहिए आपको, 20 चाहिए। क्लियर है। इफ नॉट रजिस्टर्ड एज ए कंपनी और ए अंडर एनी अदर लॉ, अगर आपने किसी भी लॉ के अंडर या फिर कंपनी के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसको इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है आपकी कंपनी, ये पहला पॉइंट है, कंपनी इज ए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे चले तो अगली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो क्या मानता है? लो ये मानता है कि जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल एंटिटी है, उसके मालिक से और कंपनी का कोई लेना देना नहीं, यानी कि ओनर होता ही नहीं है कंपनी का, ठीक है ना। कंपनी का ओनर अलग आइटम है, कंपनी अपने आप में एक अलग आइटम है, यानी कि कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, ठीक है। तो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट इज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग होती है, लीगल एंटिटी होती है। कंपनी इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल हु कंपोज इट। जिसने कंपोज किया है उस इंडिविजुअल से बिल्कुल सेपरेट होती है, अलग होती है क्या? आपकी कंपनी। नो वन कैन से, कोई ये नहीं कह सकता दैट ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, यानी कि वो क्या है? ओनर ऑफ द कंपनी। यानी कि जब आपकी कंपनी टर्म्स आ जाती है, कंपनी अपने आप में ओनर है, ठीक है। उसको जिस कंपनी को कंपोज करने वाला अलग है, ठीक है ना, जिसने कंपनी को बनाया है वो आइटम अलग है, ठीक है, यानी कि वो क्या है? आपका अलग है, सेपरेट है, ठीक है। तो कोई ये नहीं कह सकता कोई भी कंपनी का ओनर होता है, ठीक है। आगे देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द कंपनी ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये किसकी कंपनी नहीं होती है? शेयर होल्डर की कंपनी नहीं होती। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है आपका कंपनी। सेकंड पॉइंट हमने समझने की कोशिश की, सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक होती है आपकी, अच्छा दो तरीके की लायबिलिटीज होती हैं, आप सभी पढ़ते आए हो। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, लायबिलिटी दो है, एक है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ना, कैसी है? अनलिमिटेड। और एक क्या होती है? आपकी लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं? आपकी लिमिटेड लायबिलिटी लिख देता हूं। अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक क्या होगी? लिमिटेड लायबिलिटी। तो आपकी कंपनी जो होती है ना, उस कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। अब इसका क्या मतलब? ध्यान से समझिए। देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी मींस यू हैव टू पे एज मच एज यू हैव एग्रीड टू पे। समझ में आया कि नहीं? यानी कि लिमिटेड का मतलब है आपको उतना ही पे करना है जितने में आपको एग्री किया, जितने में आपने एग्री किया है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में यू हैव टू पे एज मच एज यू ओ, यानी कि जितना आपने लिया है उतना आपको पे करना पड़ेगा। एक एग्री किया कि भाई मैं 10,000 दे दूंगा, उससे आगे मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना आप लोगों ने ओ किया है, ठीक है, उतना पे करना होगा। वो क्या होगी? आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन शॉर्ट, अगर आपके सर पे कर्ज है, लायबिलिटी है, तो उसको पे करने के लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ सकता है, बेचना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो वो होगी आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन अगर आपके पर्सनल एसेट्स तक अगर बात नहीं आती है तो कैसी हो जाती है? आपकी लिमिटेड लायबिलिटी। तो आपकी कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ये आपका एक अगला पॉइंट रहने वाला है। कैपेबल ऑफ ओइंग, इंजॉयबल एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। समझ में आया ना? कंपनी का अलग सिस्टम है, ओनर का अलग सिस्टम है, दैट्स व्हाई इसकी प्रॉपर्टी भी क्या रहती है बच्चों? सेपरेट रहती है, अलग रहती है। कुछ 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, बेहद आसान है। अब थोड़ा आगे अगर आप लोग चलोगे तो देखिए, प्रैक्टिकल सक्सेशन ये क्या होता है? जैसे हमने बताया कि लो क्या मानता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल है। अगर नेचुरल पर्सन होता तो उसकी डेथ होती, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए लो ये मानता है प्रैक्टिकल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि कंपनी के जो ओनर्स है, जो कंपोज जिन लोगों ने कंपनी को किया है, वो रहे ना रहे, उनकी डेथ हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जावे, कोई इमरजेंसी हो जावे, उससे कंपनी की लाइफ के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अनलाइक द नेचुरल पर्सन, एक कंपनी नेवर डाई। कंपनी क्या नहीं होती? कभी नहीं मरेगी, वो चलती रहेगी, चलती रहेगी और
चलती रहेगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ ऑल शेयर होल्डर। ध्यान से समझिए, शेयर होल्डर की डेथ से कंपनीज की लाइफ के ऊपर, कंपनीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर किल्ड और डेड, इन सच ए केस द लीगल हायर्स ऑफ द डिजीज शेयर होल्डर्स विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी चलती रहेगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है, शेयर होल्डर के साथ कोई ट्रेजेडी हो जावे, उनकी डेथ हो जावे या उनको किल कर दिया जावे, कंपनी फिर भी चलती रहेगी। उनके जो एक तरीके से हायर डिजीज शेयर होल्डर है उनके लिए उनकी कंपनी नाम हो जाएगी, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। यहां पे देखिए, आपकी प्राइवेट कंपनी के अंदर लिमिटेशंस होती है शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन कंपनी जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है ना, उसके अंदर आप लोग शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के अंदर आप लोग क्या करते हो, कोई भी कंपनी जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसमें आप लोग शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर इस चीज की लिमिटेशंस होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्ट करती है, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट था। आगे अगर आप लोग चलोगे कॉमन सील, देखिए क्योंकि आपकी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे मैं हूं तो मैं अपने सिग्नेचर से अपनी एग्रीमेंट देता हूं, अपना एसेंट देता हूं, ठीक है। लेकिन कंपनी कैसे अपना एसेंट देगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उस केस में आपका क्या रहेगा, कॉमन सील। कॉमन सील से ही पता चलेगा कि कंपनी का एसेंट है या नहीं है, कंपनी की सहानुमति है या नहीं है। अच्छा, इन केस अगर आपके पास कॉमन सील नहीं होता तो ध्यान से देखिए, इन केस कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील। अगर किसी केस में कंपनी के पास कॉमन सील नहीं होता है तो द अथॉरिटाइजेशन शैल मेड बाय द टू डायरेक्टर्स, यानी कि अथॉरिटी किसके पास होती है, दो डायरेक्टर के पास, और बाय ए डायरेक्टर एंड ए कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि या तो एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी या दो डायरेक्टर, वेयर द कंपनी हैज अपॉइंटेड ए कंपनी सेक्रेटरी। समझ में आया, यानी कि या तो दो डायरेक्टर की परमिशन ली जाए या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी की परमिशन ली जाए। उस केस में, किस केस में, अगर आपकी कंपनी के पास क्या नहीं है, कॉमन सील नहीं है। वैसे कॉमन सील आपका क्या होता है, कंपनी का एक तरीके से क्या होता है, सिग्नेचर होता है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी का सिग्नेचर किसको माना जाता है, कॉमन सील को माना जाता है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, सेपरेट मैनेजमेंट होता है। सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब ओनर जो है, आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो जनरली मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ता है, जिसको आप लोग बोलते हो बीओडी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ता है। अलग से जो भी आपकी कंडक्ट कॉर्पोरेट फंक्शन होते हैं थ्रू दे कैन मैनेजरल पर्सनल एम्प्लॉयड बाय देम, यानी कि कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो आपके मैनेजमेंट को देखते हैं। इनकी सेपरेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है किसी भी कंपनी के अंदर, शेयर होल्डर के अलावा। अच्छा, कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड, यानी कि कंपनी के अगेंस्ट केस किया जा सकता है या कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि है तो पर्सन ही, चाहे आपकी क्या हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, ठीक है। तो कंपनी के पास कैपेसिटी टू शू होती है और बी शूड होती है, यानी कि कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है या कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनके आधार पे। क्लियर है? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कैपेसिटी टू शू और टू बी शूड होती है। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ एक्शन होती है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, इस पे थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी पावर्स, कैपेसिटी और एक्शंस की बात की गई है ना, उनके बियॉन्ड कोई भी कंपनी नहीं जा सकती, उसको लिमिटेड रहना पड़ेगा। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ कंपनी रेगुलेट्स द पावर एंड फिक्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड बेसिक अपॉन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रेस्ट, ठीक है ना। यानी कि कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिसाइड होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए के अंदर जो चीजें एक बार लिख दी ना, वो लिख दी, उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती है, यानी कि लिमिटेशन ऑफ एक्शन होती है। और ये जो एक्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। क्लियर? चलिए, वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है? जैसा कि मैंने बताया, कंपनी आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन की डेथ होती है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन की डेथ नहीं होती, उसको क्लोज किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? वाइंडिंग अप। क्या बोला जाता है? वाइंडिंग अप, ठीक है। वाइंडिंग अप कैन बी वॉलंटरी और कंपल्सरी। अब ये वॉलंटरी भी हो सकती है और कंपल्सरी भी हो सकती है। हाउएवर, टू अवॉइड वाइंडिंग अप, कंपनी में बी अडॉप्ट मेजर
एमलगमेशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें आप अडॉप्ट कर सकती है वाइंडिंग अप से बचने के लिए। क्लोजिंग अप जिसको बोलते हैं, क्लोज करना कंपनी को, उसको क्या बोला जाता है, वाइंडिंग अप बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको डिटेल में समझाई। क्या क्या डिटेल में समझाया, मैंने बताया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, क्लियर, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्लियर, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ट्रांसफियरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स होता है, कॉमन सील होती है, सेपरेट मैनेजमेंट होता है और कैपेसिटी टू शू एंड टू बी शूड। ये तमाम वो बातें हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कशन की, कंपनी से रिलेटेड और कंपनी की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। और उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर था जहां पे हमने कंपनी के मीनिंग को, कंपनी के फीचर्स को, उसके बैकग्राउंड को, हिस्ट्री को और कंपनी एक्ट को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। वेल, वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।